हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ हाई स्कूल लव स्टोरी के पार्ट नंबर 23 को। और अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा, आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो गाइस, इस पार्ट के स्टार्ट में मिन बैठी रो रही होती है जो उसके साथ अभी मिसहैप हुआ था। तो बिंग और उसके फ्रेंड्स वादा करते हैं कि ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे, ये राज हमेशा हमारे सीनों में ही दफन रहेगा। लेकिन फिर भी मिन का रोना धोना बंद नहीं होता। फिर वो लोग कॉलेज जाते हैं और अब हाओनान को कुछ अकल आ गई थी। वो कहता है कि तुम लोग सही थे, मैं ही गलत हूँ। और फ्रेंड्स उसे यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। इतने में शियाओ उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर आ जाती है। और मज़े की बात यह है कि उन तीनों ने बहुत ही मुश्किल और डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स किए थे और शियाओ ने एग्जैक्टली वही ऑर्डर्स लेकर आई थी, बिना किसी मिस्टेक के। उधर शाशा बिल्कुल तन्हा बैठी हुई थी। उसे कोई फ़ोटो सेंड करता है जिसमें बाकी सारे लोग इकट्ठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तो वो सोचती है कि ये क्या, ये सारे फिर इकट्ठे हो गए, मैं अकेली रह गई, मैं यहीं पर ही हमेशा क्या जलती बुनती रहूँगी। फिर बिंग आकर डायरेक्टर टाई से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी बेटी की खातिर आप ये शादी कैंसिल करने पर शाशा को कन्विंस करें, क्योंकि वो खुश नहीं रह पाएगी। तो अंकल आगे से कहते हैं, क्यों, शादी तो मैं उसकी ज़रूर कराऊंगा, हाँ लेकिन लड़का कौन होगा, वो कोई और ही होना चाहिए, हाओनान नहीं। मैं तो तुम्हें ही अपने दामाद की नज़र से देखता हूँ। उधर हाओनान अब शियाओ से अकेले मिलकर उससे माफ़ी मांगता है जो भी उसने मिसबिहेव किया था। तो शियाओ भी खुले दिल से उसे माफ़ कर देती है कि तुम अपसेट थे और हम फ्रेंड्स हैं, कोई बात नहीं। हाओनान कहता है कि तुम कॉलेज की बाकी गर्ल्स से बहुत डिफरेंट हो और फिर उसे थैंक्स भी कहता है कि अपने सारे रेस्टोरेंट पर मैं अब तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा। फिर वो सोचता है कि ये शियाओ ही तो है जिसकी वजह से शाशा मेरे क्लोज आई है, चाहे जेलस में ही आई। उधर शाशा अपने डैड से कहती है कि अब मैं ये शादी कैंसिल करने लगी हूँ, मेरी एज ही क्या है, फिर कभी सोचूंगी कि शादी कब करनी है और किस लड़के से करनी है। डैड अब भी बिल्कुल काम ही रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। फिर हमें दिखाते हैं कि सेक्रेटरी जाकर बिंग के डैड को न्यूज़ देता है कि टाई ग्रुप की तरफ से एक बहुत बड़े ओवरसीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को दिया जा रहा है। ये सारी बातें दादाजी भी चोरी चोरी सुन लेते हैं। फिर सारे फ्रेंड्स जब इकट्ठे डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक से शाशा भी वहाँ आ जाती है और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे सारा कुछ नॉर्मल हो और कुछ हुआ ही ना हो। फिर वापसी पर हाओनान शाशा से मिलता है और वो कहती है कि शादी तो अब मैंने कैंसिल कर दी है और अब सारा कुछ बिल्कुल पहले जैसा है, यानी कि हाओनान अब सिर्फ और सिर्फ उसका एक फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। और हाओनान बेचारा तो इस पर भी बहुत खुश था। उधर शियाओ नोट करती है कि बिंग अपने डैड से अभी तक नाराज़ है। वो उससे मिलना चाहते हैं लेकिन बिंग बार बार इनकार कर देता है। घर पर रुई आज अकेले बर्थडे मना रहा था। वो अपने डैड को कॉल करता है और उनको आज के दिन मिस करके सैड हो जाता है। ये बिंग और शियाओ भी देख लेते हैं। वो लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहते हैं, लेकिन रुई जब बातों बातों में कहता है कि मेरे डैड बिल्कुल मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये सुनकर बिंग सैड हो जाता है क्योंकि उसका डैड से रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और अब शियाओ उसके पीछे उसे मनाने चली जाती है और रुई बेचारा अकेला पड़ गया था। लेकिन अब लूसी आती है और उसका बर्थडे उसके साथ मनाने के लिए और एक प्रेजेंट भी लेके आती है। रुई को आज पहली दफ़ा लूसी कुछ अच्छी लगने लगी थी। उधर बिंग के डैड अपनी पत्नी और बेटे की फ़ोटोज़ देख देख कर रो रहे होते हैं।
फिर अगले दिन शियाओ बिंग से रिक्वेस्ट करती है कि तुम अपने डैड से जाकर मिलो, और जब वो नहीं सुनता तो उसे एक फ्री की 3 स्ट्राइक प्रॉमिस भी ऑफर कर देती है। तो अब बिंग उसकी बात मान लेता है और अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। उसे लगता था कि डैड ज़रूर कोई मतलब की बात करेंगे, लेकिन वो आज बस उसके बचपन को याद करते रहते हैं। आज वो बहुत शर्मिंदा से लग रहे थे, लेकिन बिंग का दिल अब डैड के लिए पत्थर हो गया था और वो खाना छोड़कर चला जाता है। जब साशा को बिंग के डैड और डायरेक्टर टाई के बिजनेस डील का पता चलता है तो वो आकर उनसे कहती है कि प्लीज़ अगर मेरे बदले के लिए आप लोग कोई चाल चल रहे हैं तो ऐसा ना करें। वो लोग आगे से कहते हैं, अरे नहीं, ये तो सिर्फ एक बिजनेस डील चल रही है। उधर रूई भी बिंग को न्यूज़ देता है कि उसने लूसी से सुना है कि टाई ग्रुप में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट आपके डैड की कंपनी को दिया जा रहा है। सारे लोग यही कह रहे हैं कि बिजनेस मैरिज की तैयारियां चल रही हैं। तो बिंग ये सुनकर हैरान रह जाता है और सारी रात बैठकर इसी प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर रिसर्च करता रहता है। फिर अगले दिन यही सब कुछ अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करता है। उसे यही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरे डैड के कैलिबर से बहुत ऊपर का है। वो इसमें इन्वेस्ट करके अपना सारा कुछ खो बैठेंगे, और यही बात जाकर वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे पैसे, बिजनेस, किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो ज़रूर इस प्रोजेक्ट में हाथ डालकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। फिर एक दिन बाद बिंग के डैड शियाओ से मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम भी बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल हो, साशा की तरह ही। ये सुनकर शियाओ कहती है कि मेरी मॉम के बाद आप दूसरे इंसान हैं जो मुझे ब्यूटीफुल कह रहे हैं। फिर डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम बिंग के बारे में सीरियस हो? तो शियाओ कहती है कि बहुत सीरियस हूँ। शियाओ बताती है कि मैं आपकी और बिंग की सुलह भी कराना चाहती हूँ, लेकिन डैड को सुलह के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ा टाइम बिताने के बाद बिंग को अपने आने के बारे में ना बताने का कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिंग को पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स को कॉल करके उसके डैड अक्सर उसकी खबर लेते रहते हैं। वो उसकी केयर करते हैं, लेकिन सीक्रेटली। आज शियाओ को फिर पता चलता है कि उधर गांव में उसके डैड आजकल काफ़ी बीमार रह रहे हैं, इसलिए वो कुछ टेंशन में आ जाती है और खोई खोई रहती है। आज बिंग रूई को तैयार करके हैंडसम बना के एक डेट पर लूसी के साथ भेजता है। असल मिशन ये था कि उसने लूसी से कह के उसकी फ्रेंड फेफे के डैड के थ्रू इस प्रोजेक्ट की कुछ इनर डिटेल्स पता करानी थी, लेकिन बदले में लूसी उससे अपनी एक विश पूरी करने को कहती है। वो विश थी एक वेडिंग का फ़ोटो शूट कराना, और वो लोग लूसी के ही एक स्टूडियो पर वो शूट कराते हैं। लेकिन इन दी एंड ये होता है कि रूई का ये फ़ोटो शूट कराना भी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि फेफे के डैड को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये प्रोजेक्ट हाईली कॉन्फिडेंशियल था। फिर हमें पता चलता है कि बिंग के डैड ने इस प्रोजेक्ट का पार्टनर बनकर सारी डिटेल्स हासिल कर ली हैं, और अब वो इसी बहाने उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। ये बात डायरेक्टर टाई को काफ़ी परेशान कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में शियाओ को खबर मिलती है कि उसके डैड अब बिल्कुल ठीक हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल हैं, और वो लोग सारे ऐसे ही परेशान हो रहे थे। तो अब शियाओ खुशी से एक्साइटेड होकर सामने खड़े जियान को हक कर लेती है और फिर एम्बैरेस भी हो जाती है, जबकि उसी टाइम बहाने से हाओ शोए भी खुशी से उसे हक कर लेती है कि ये गोल्डन चांस आज मिला है, हाथ से कैसे जाने देती। उधर बिंग का डैड अपनी पत्नी से पिक्स देखकर वादा करता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि अब हमारा बेटा टाई फैमिली से सेफ रहेगा, तुम्हारी तरह उसे नुकसान वो नहीं पहुँचा सकेंगे। आज शियाओ बिंग से पूछती है कि तुम टाई फैमिली से इतनी नफरत क्यों करते हो, तो आज वो उसे सारा कुछ बता देता है कि जब वो 7 साल का था तो एक दफ़ा उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ अंकल टाई ही उनको बचा सकते थे, और बदले में उन्होंने बहुत ही मीन शर्त रखी थी कि उसकी वाइफ टाई के साथ एक दिन बिताए। तब तो उन लोगों ने ये मान लिया था, लेकिन सब ठीक होने के बाद डैड ने कभी उसकी मॉम को बुलाया तक नहीं था।
और फिर सदमे में ड्रंक करके एंड पे उसकी मॉम की जान चली गई थी। शियाओ को आज बिंग ने अपनी फैमिली का सबसे डार्क सीक्रेट शेयर कर लिया था। उधर लूसी ने अपनी और रुई की शादी वाले फोटोशूट से बड़ी बड़ी फोटोज कैंपस में लगवा दी थी और वो देखकर रुई काफ़ी एम्बैरस होने लगता है, लेकिन बाकी सारे खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि जब शादी हो तो हमें ज़रूर बुलवाना। दादाजी फिर बिंग को अपने पुराने घर पर बुलाकर उसे एक बॉक्स देते हैं जो कि उसके डैड ने बिंग को देने को कहा था। उसमें डैड की डायरी थी जिससे बिंग को पता चलता है कि उसकी मॉम ने खुद ही डैड को अपने करीब आने या बात करने से दूर कर दिया था और डैड तो आज तक बिंग को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते आए हैं। वो खुश थे कि उनका बेटा उसकी तरह कायर नहीं निकला। उन्होंने बिंग की फाइनेंसेस भी इसलिए रोकी थी ताकि डायरेक्टर टाई खुद उनके बेटे को हर्ट ना करे। ये सब पढ़कर बिंग रोता रहता है और वो एंड पर देखता है कि डैड ने भी डायरेक्टर टाई से बदला लेने का कोई अरेंजमेंट करने का जिक्र किया है और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर पड़े हुए थे। फिर बिंग जल्दी डैड से सॉरी करने उनसे मिलने जाता है तो उधर ऑफिस में उसके डैड पॉइजन की वजह से अब तड़प रहे थे। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और शाशा भी वहाँ पर हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स का एक पैनल अरेंज करके आ जाती है। फिर उनका ऑपरेशन होने लगता है। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे बाहर वेट कर रहे होते हैं तो बिंग एक बहाने से सारों को वहाँ से जाने को कह देता है सिवाय शाशा के। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि बिंग शाशा के क्लोज हो रहा है और शियाओ को हर्ट करने से जियान बिंग को वार्न करेगा। ये सब देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।